अभी हमने पहला भाग पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि यह अध्याय व्यंग है और भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई लेकिन मूर्ति पे नाक नहीं थी, तो मूर्ति के ढूंढने के लिए एक मीटिंग बनाई गई जो आप इस फोटो में आराम से देख रहे हो। तो क्लर्क ने कहा कि पुरातत्व विभाग में कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिससे नाक बनाई जाए। अब आगे पढ़ते हैं। फिर दूसरी कमेटी ने उसी मूर्तिकार को फिर से बुलाया। उसने बताया कि भारत में प्रत्येक चीज़ मिल सकती है, वह हर हालात में इस काम को पूरा करेगा। कौन? मूर्तिकार। भले ही उसे सारे भारत की छानबीन करनी पड़े। मूर्तिकार का छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। कौन सा भाषण? कि भाई मैं अब उनकी नाक ढूंढ के लाऊंगा। ये भाषण क्या हुआ? पूरा छप गया। इसमें आप देख भी रहे होगे ना, आराम से आपको दिखाई दे रहा है कि यह छोटा सा भाषण अखबारों में फौरन छप गया। आप पाठ को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में और भी आएगा। हालांकि सुनने से काम चल जाएगा, लेकिन पाठ को भी पढ़ो। मूर्तिकार का छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। जब मूर्तिकार पत्थर की खोज से लौटकर आया तो उसने कहा कि लाट की मूर्ति की नाक विदेशों के पत्थर से बनी हुई है, अर्थात उनको ये पत्थर नहीं मिला। यह सुनकर सभापति क्रोधित हो उठा कि यह बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया। इसका मीनिंग समझते हो कि भारत में ऐसी चीज़ें खत्म हो गई है जिससे कोई नई नाक न बनाई जा सके। यह सुनकर क्रोधित हो गया था ना। आखिर पत्थर नहीं मिला। तब मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया, साथ में एक शर्त भी रखी कि यह बात अखबार वालों को न पता चले या उन तक न पहुंचाई जाए। सभापति ने गुप्त वार्तालाप के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए। ये मीटिंग की बात अभी आप देख रहोगे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा दरवाजा वगैरह, केवल मीटिंग के लोग दिखाई दे रहे हैं। मूर्तिकार ने डरते डरते कहा कि यदि आपकी आज्ञा मिले तो किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक लगा दूं। डरते डरते मीटिंग के या सभा के जो सभापति थे उसने मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी। साथ ही में जो शर्त रखी गई थी कि ये काम होशियारी से की जाए। इसका मीनिंग समझ गया ना? इसका अर्थ ये था कि उनके स्वागत के लिए भारत के बड़े बड़े नेता को पकड़ के लाएं और दिल्ली में खड़ा कर दें, ताकि जॉर्ज पंचम को लगे कि बड़े बड़े नेता भी आपके स्वागत के लिए है। और ऐसा ही हुआ था भाई। भारत का जो राष्ट्रीय गाना आप समझ रहे हो ना, जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए। आज हम इसको अपने राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए लिखा गया था? जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए। और वो नाक नुक कुछ नहीं थी, ये नाक थी कि भारत के बड़े बड़े लोगों को जॉर्ज पंचम की रिस्पेक्ट के लिए झुका के खड़ा किया जाए, और ऐसा ही हुआ था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मूर्तिकार पुनः देश के दौरे पर चल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने दिल्ली से बम्बई, गुजरात और बंगाल, यूपी, मद्रास, केरल, भारत के चप्पे चप्पे को छान मारा। यही नहीं, उसने क्या किया? देखो नीचे लिखा हुआ है, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई, महादेवी देसाई, सभी की मूर्तियों को उसने अच्छे प्रकार से परखा। उनकी मूर्तियों को देखा, लेकिन सभी प्रतिष्ठित समझ गए ना, रिस्पेक्टेड, प्रतिष्ठित नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। इसका मीनिंग समझ गए कि उस जमाने में भी भारत के सबसे बड़े बड़े नेता, इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। जितनी रिस्पेक्ट किसकी नहीं थी? जॉर्ज पंचम की नहीं थी। देखो ये व्यंग है, आपको समझना पड़ेगा। ये केवल मूर्ति का सवाल नहीं है, इसमें यह भी बताया गया है कि जितनी इज्जत जॉर्ज पंचम की नहीं थी, उतनी इज्जत जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की थी। ठीक है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। ये सुनकर सभापति फिर क्रोधित हुए। तब मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि सन 1942 में बलिदान हुए बच्चों की नाक मिल जाए। बदकिस्मत से शहीद होने वाले बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी।
इस प्रकार मूर्तिकार ने पुनः निराशाजनक उत्तर दिया। इधर दिल्ली में सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन नेताजी लोग जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर बड़े परेशान थे। मूर्तिकार के मन में पैसों का लालच था। तब मूर्तिकार ने एक और सुझाव दिया कि क्या सुझाव दिया कि 40 करोड़ की जनता की नाक से कोई न कोई नाक अवश्य मिल जाएगी। अर्थात कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो जॉर्ज पंचम के बराबर होगा। चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ी सी कानाफूसी के बाद उसे आज्ञा मिल गई। किसको? मूर्तिकार को। कैसे आज्ञा? अगले दिन अखबारों में यह छपा कि नाक की समस्या का हल हो गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। नाक लगाने से पहले मूर्ति के चारों ओर हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए। मूर्ति के आसपास के तालाब को साफ करके उसमें पानी भरा गया कि जिंदा नाक सूखे नहीं। इसका मीनिंग समझ गया ना? किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट ली गई, उसको एक तालाब में रखा गया ताकि नाक सूखे ना, ठीक है ना, और नकली ना लगे। मूर्ति के आसपास के तालाब को साफ करके उसमें पानी भरा गया कि जिंदा नाक सूखे नहीं। इस बात की खबर जनता तक नहीं पहुंची। सारी बात गुप्त रखी गई। आखिर वह नाक लग गई, लेकिन अखबार में कोई समाचार नहीं छपा, न कोई फीता काटा गया, न कोई उद्घाटन किया गया। अंत में लेखक कहता है कि एक ही नाक तो लगानी थी, पता नहीं फिर गमहीन माहौल क्यों बन गया था, अर्थात सब लोग गुमसुम क्यों थे। इसका मीनिंग समझ गए ना कि जिस राजा का भारत पे राज था, उसके स्वागत के लिए इतना हंगामा क्यों हुआ। एक मूर्ति तो लगानी थी, एक स्वागत ही तो करना था। भारत के बड़े बड़े नेताओं को उनके सामने खड़ा ही तो करना था, झुकाना ही तो था। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला और आखिरकार में क्या किया गया? स्ट्रैटेजी अपना की भारत में से एक व्यक्ति को पकड़ के लेके आए और जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया। तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी, तभी कार्यक्रम रचा गया। उसके बाद 1942 में, ठीक है ना, जब वो वापस भारत में आए थे तो उनके स्वागत के लिए सारा कार्यक्रम रचा गया था। कौन? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी एलिजाबेथ, ठीक है ना। तो ये हमारा अध्याय खत्म हो जाता है और ये व्यंग्य था। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली बनी, 1911 में बनी थी। उसके काफ़ी वर्षों के बाद जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत में यात्रा के लिए आई तो भारत के लोग चाहते थे, भारत के सरकारी अफसर और अंग्रेज चाहते थे कि भारत के बड़े बड़े लोग उनका स्वागत करें। लेकिन भारत के सभी व्यक्तियों ने क्या किया? उनके स्वागत के लिए मना कर दिया गया था। इसीलिए मूर्तिकार तो कहने की बात है, वो सारे के सारे सिपाही थे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो काफ़ी भारत में जाना पहचाना चेहरा हो, वो महारानी का और जॉर्ज पंचम का स्वागत करे। आगे ना समझ में? एक व्यंग्य था जिसे मूर्ति के द्वारा दिखाया गया था कि मूर्ति का स्वागत करना है, कि नाक लगाने, ये कहानी है। वास्तविकता क्या थी कि महारानी का स्वागत भारत के बड़े लोगों के हाथों करवाना था, ठीक है ना। आशा है कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई संशय आपको है तो मैं आपको दोबारा से फिर करवा दूंगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे यूट्यूब पे। तब तक के लिए धन्यवाद।